स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से देखिए, बड़ी बात कैबिनेट बैठक को लेकर करेंगे। अगले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इसमें क्या क्या एजेंडा को लेकर चर्चा होने वाली है, यानी कि कौन से बड़े फैसले संभावित है, इससे जुड़ी जानकारी देंगे। दूसरी बात डीए और एरियर को लेकर करेंगे। बड़ा बवाल अब इस डिमांड पर मच गया है। आज दोनों एनजीओ गुटों की ओर से मुलाकात की गई है मुख्यमंत्री से। इसमें एक प्रदीप ठाकुर गुट है, दूसरा त्रिलोक चौहान गुट है और दोनों गुटों को फिलहाल किस तरह का आश्वासन दिया गया है। हालांकि सवाल बड़ा ये है कि जो एनजीओ फेडरेशन के लिए दोनों गुट दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, मान्यता किसको मिलेगी, क्या संकेत आज के दिन से हमें मिले हैं, बारीकी से इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कर्मचारियों के कौन कौन से मुद्दे इन गुटों की ओर से आज मुख्यमंत्री के समक्ष रखे गए हैं और जेसीसी की बैठक को लेकर इनका क्या कुछ कहना है, ये भी अपडेट देंगे। दूसरी ओर यहाँ सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने एक दफा फिर हुंकार भर दी है। मंत्री राजेश धर्माणी ने इन्हें नसीहत दे दी है कि ये सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करें। तो काफी ज्यादा माहौल सचिवालय में इन दिनों गरमाया हुआ है और फिलहाल आने वाले दिनों के लिए किस तरह के संकेत बन रहे हैं, ये भी अपडेट देंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से डीए और एरियर को लेकर भी आज नया ऐलान किया गया है। इस ऐलान में उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये भी जानकारी हम आपके लिए लाए हैं। मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर ने अपनी 2.5 लाख सैलरी छोड़ दी है और सैलरी के बजाय सिर्फ ये 1 रुपए टोकन लेंगे। आखिरकार ये सिर्फ 1 रुपए का मानदेय क्यों लेना चाह रहे हैं, 2.5 लाख सैलरी इन्होंने क्यों छोड़ी है, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी, ये भी आज की बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि आज शाम 6 बजे तक येलो अलर्ट जारी किया गया था शिमला, कुल्लू और मंडी में। हालांकि इसका असर भी देखने के लिए मिला है। दोपहर के समय काफी तेज बारिश कुछ एक क्षेत्रों में हुई है और कुछ एक सड़कें तो यहां जलमग्न भी हो गई थी। आने वाले दिनों में भी मौसम खराब रहेगा, ये 27 अगस्त तक आसार जताए गए हैं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। अगली बात एक हादसे को लेकर करेंगे। ये दरअसल फिर चंबा में मणिमहेश यात्रा के दौरान हादसा पेश आया है। पंजाब के श्रद्धालु थे और तकरीबन 4 के करीब इनकी संख्या थी, जलंधर के रहने वाले थे और बीच में ही इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ये पठानकोट भरमौर सड़क मार्ग पर अनियंत्रित होकर कार इनकी खाई में गिर गई, जिस वजह से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी के 3 का उपचार चंबा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इसमें 2 सगे भाई भी थे और जैसा कि हमने कहा जलंधर के रहने वाले ये सभी व्यक्ति बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में रात को फिर हंगामा हुआ है। ये रात 11:30 बजे की जानकारी सामने आई है जब एसएफआई छात्र संगठन की ओर से हल्ला बोला गया। इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आधी रात को नारे लगाए हैं। कारण ये है कि 1 महीने का समय गुजर गया है, सत्र शुरू हुए, लेकिन छात्रों को हॉस्टल्स में रूम्स अभी तक अलॉट नहीं किए गए हैं। ये कहाँ अपनी रात बिताएंगे, कहाँ इन्हें रहना होगा, कितना ज्यादा इंतजार अब इन्हें करना है इसके लिए। इस बात से नाराज होकर इन्होंने एचपीयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही साथ ये भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ा आंदोलन करेंगे अगर जल्द से जल्द रूम्स इन्हें अलॉट नहीं होते हैं। हालांकि आज तक का अल्टीमेटम इनकी ओर से ये दिया गया था कि अगर आज शाम तक इन्हें रूम्स अलॉट नहीं हुए तो ये चीफ वार्डन के कार्यालय का घेराव करेंगे। दरअसल पिछले कल क्योंकि चीफ वार्डन की ओर से ही इन्हें एक तरह से बहलाया गया था, समझाया गया था कि ये नारेबाजी ना करें और शांत हो जाए। चीफ वार्डन की बात इन्होंने मान भी ली, लेकिन अब आज ये चीफ वार्डन कार्यालय का घेराव करने पर ही आ गए हैं, उनके रूम का घेराव करने पर आ गए हैं अगर हॉस्टल्स के रूम इन्हें अलॉट नहीं किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़ी ही अगली जानकारी है। यहाँ जो पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र है यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग क्योंकि इसमें दी जाएगी, इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है काउंसलिंग को लेकर। पहले लिखित परीक्षा हुई थी। लिखित परीक्षा में जिन छात्रों ने 35 से अधिक मार्क्स हासिल किए होंगे वही काउंसलिंग में शामिल होने वाले हैं। 70 छात्रों का एक बैच होगा और क्लासेस लेने की शुरुआत अब हो चुकी है। हालांकि जो काउंसलिंग है वो 27 अगस्त को होने वाली है, उसके बाद निःशुल्क कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। 1 अगस्त से 31 मार्च तक कुल 800 घंटे की कोचिंग कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 4000 और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 8000 फीस 2 किस्तों में केंद्र को देनी होगी।
और ओरिजिनल दस्तावेज इसके लिए छात्रों को लाने होंगे। जैसा कि हमने कहा 45 से ज्यादा अंक इन छात्रों के होने चाहिए। देखिए, विजिलेंस थाने में पूछताछ के लिए तलब की गई भंग कर्मचारी चयन आयोग की मुख्य आरोपी रही उमा आजाद ने आत्महत्या का प्रयास किया है। पेपर लीक मामले में यही किंगपिन मानी जा रही थी और कई केस भी इन पर दर्ज हुए हैं, तकरीबन कई पोस्ट कोड्स को लेकर, क्योंकि ये पर्चा लीक करवा चुकी थी। अभी ये पूछताछ के लिए तलब की ही गई थी कि उसी बीच देखिए क्या बड़ा मामला यहाँ सामने आया है कि उमा आजाद की ओर से आत्महत्या का प्रयास किया गया है। अपडेट अभी इतनी ही है। हालांकि वजह क्या रही होगी इसके लिए हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये स्ट्रेस से भी इस दौरान गुजर सकती है। हालांकि जो बाकी बेरोजगार युवाओं के साथ इन्होंने किया है उसके लिए इन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता और युवा भी अपने दिल से इन्हें कभी माफ नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी ये भर्तियां लटकी हुई है और बड़ा कारण ही ये रहा कि पेपर लीक हुए हैं विभिन्न पोस्ट कोड्स में, जिस वजह से कुछ एक में जांच चल रही है, कुछ एक का प्रोसेस बीच में ही लटक गया। सबसे बड़ी बात ये हुई कि कर्मचारी चयन आयोग को ही करना पड़ा। अब राज्य चयन आयोग का गठन हो गया है, लेकिन भर्ती एजेंसी हायर तक नहीं की गई है कि यहां नए सिरे से परीक्षाएं करवाई जा सके। तो कैसे ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी और किसकी वजह से हुआ, ये बात भी सामने है। अब उमा आजाद यहां आत्महत्या की कोशिश कर रही थी, ये मुख्य आरोपी जो कि पेपर लीक मामले की मानी जाती हैं। मंत्री राजेश धर्माणी ने नसीहत दे दी है सचिवालय के कर्मचारियों को कि जो भी वो कहते हैं सोच समझकर कहें, सोच समझकर ही शब्दों का इस्तेमाल करें। अभद्र भाषा का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उचित नहीं होगा। इन्हें सरकारी नियमों के दायरे में रहकर ही अपनी सर्विस करनी चाहिए। इससे पहले भी कई दफा डिमांड्स उठी हैं, लेकिन जैसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल यहाँ सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि कर रहे हैं वो उचित नहीं है। ये मुख्यमंत्री पर, मुख्य सचिव पर और मंत्रियों पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। दरअसल मंत्री राजेश धर्माणी की ओर से आज ये स्टेटमेंट दी गई है मीडिया के माध्यम से, जिसमें उनका कहना था कि अगर हिमाचल का विकास करना है तो उसके लिए सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। अभी 6000 करोड़ तक की लिमिट लगाई गई है केंद्र सरकार की ओर से। अभी बाकी लोन राज्य सरकार नहीं ले सकती है, इसीलिए 6 महीने तक कर्मचारियों को इंतजार करना चाहिए था, लेकिन बिना बात का बवाल मचाया हुआ है। और ये बात भी मंत्री राजेश धर्माणी ने कही है कि कोई मांग पत्र भी सरकार को नहीं सौंपा, बिना मांग पत्र के ही ये बवाल 3 से 4 कर्मचारी नेताओं ने मचाया है। ये अपनी पर्सनल खुंदस निकालना चाह रहे हैं कुछ मंत्रियों के साथ, सरकार के साथ, और बाकी के सभी कर्मचारियों को मोहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसी अभद्र भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक सरकारी कर्मचारी को शोभा नहीं देती है। ये भी आज इनकी ओर से बड़ा दावा किया गया है। बड़ी स्टेटमेंट जो मंत्री ने दी वो ये है कि फिलहाल 9200 करोड़ भारत सरकार के पास है एनपीएस का, उसे वापस लेने के लिए तो कर्मचारी कोई संघर्ष कर नहीं रहे हैं, ना इनकी ओर से दावा किया जा रहा है। लेकिन यहां जरूर एक तरह से हुड़दंग मचाया हुआ है। गुंडे मुबालियों जैसी शब्दों का यहां पर इनकी ओर से इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे गुंडे मुबाली होते हैं हूबहू वैसी हरकतों को ये अंजाम दे रहे हैं, वैसी ही धमकियां दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है। इसके खिलाफ आज खुलकर मंत्री राजेश धर्माणी की ओर से भी कहा गया है और ये उचित नहीं है। नसीहत भी दी है इन्होंने कर्मचारियों को कि फिलहाल होशो हवास में आकर ये बात करें। आने वाले समय में क्या ऐसे कर्मचारी नेताओं पर कार्रवाई की जा सकती है? जब मीडिया की ओर से यह सवाल पूछा गया मंत्री से, तो मंत्री ने यह कहा कि फिलहाल भविष्य के गर्भ में ही ये बात छिपी है, अभी तक ऐसा कोई सोच विचार नहीं किया गया है। लेकिन माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। इस बीच देखिए, चाहे मुख्यमंत्री हो या अन्य मंत्रीगण हो, उनकी ओर से एक चीज जरूर बार बार कही जाती है, वो ये कि 7% डीए अभी तक दे दिया गया है, जबकि वित्तीय परिस्थितियां ठीक नहीं है और 9000 करोड़ की देनदारी वैसे ही विरासत में राज्य सरकार को मिली है। 85,000 करोड़ का कर्ज भी राज्य सरकार को मिला है और यहां बिना मांग पत्र के ही बवाल खड़ा कर दिया गया है। मांग पत्र पहले इन कर्मचारियों को देना चाहिए था, उसके बाद ये अल्टीमेटम होना चाहिए था, जो कि ये अब सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। खैर, आज कुछ ऐसे तर्क यहाँ मंत्री की ओर से दिए गए हैं, लेकिन सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ इस पर चुप नहीं बैठा है। इनका कहना है कि वित्तीय परिस्थितियां समझने के लिए क्या सिर्फ कर्मचारी वर्ग ही रह गया है, और अगर 6000 करोड़ तक की लिमिट लगी हुई है तो बाकी के खर्चे भी तो यहाँ कम किए जा सकते हैं। कर्मचारियों को ही हर बार क्यों रुकना पड़ता है?
है। साथ ही साथ ये जो गुंडे मवाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल मंत्री ने किया है, इस पर भी आपत्ति कर्मचारियों की ओर से जताई गई है। ये संजीव शर्मा की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि मंत्री अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, किसी भी तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। कर्मचारियों के खिलाफ अगर अनाप शनाप बोलेंगे तो भुगतेंगे और समय रहते ही उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। ये माफी मांगने वाली बात हालांकि संजीव शर्मा की ओर से पहले भी कही गई थी, लेकिन अब लड़ाई देखिए आमने सामने की हो गई है। मंत्री भी यहां लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और दूसरी ओर सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और आज सिर्फ कर्मचारियों को नहीं बल्कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को भी नसीहत दे दी है मंत्री राजेश धर्मानी ने। अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से सामने आई थी, जिसमें बिंदल जी का ये कहना था कि अपना पद मंत्री को छोड़ देना चाहिए, यानी कि उनके पद को लेकर सवाल उठाए गए थे। तो राजेश धर्मानी ने साफ शब्दों में यह कहा है कि ऐसा कोई उन्होंने कारनामा नहीं किया है कि उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसा कारनामा बिंदल जी ने किया था, इसीलिए उनके पद से उन्हें बर्खास्त करना पड़ा था, उन्हें खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन राजेश धर्मानी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसके लिए उन्हें गुनहगार साबित किया जाए या फिर उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़े या उनके पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। तो सोच समझकर डॉक्टर राजीव बिंदल को भी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि आज काफी ज्यादा कड़े तेवर में मंत्री राजेश धर्मानी भी नजर आए हैं। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल कि किसके एनजीओ गुट को यहां पर मान्यता दी जाएगी। अब जब तक ये मान्यता नहीं मिलती है तब तक जेसीसी की बैठक भी नहीं होगी और कर्मचारियों के मुद्दे भी पेंडिंग रह जाएंगे। फिलहाल सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की ओर से जो आंदोलन छेड़ा गया है उसका एक प्रभाव तो देखने के लिए मिला कि एनजीओ फेडरेशन के लिए दावा करने वाले दोनों गुट आज सामने आए थे। पहले प्रदीप ठाकुर गुट ने मुलाकात की मुख्यमंत्री सुखू से और उसके बाद फिर त्रिलोक चौहान का गुट भी मुख्यमंत्री से मिला है और दोनों ने यही दावा किया कि इनकी अध्यक्षता में ही जेसीसी की बैठक होने वाली है। यानी कि त्रिलोक चौहान का कहना था कि त्रिलोक गुट को ही मान्यता मिलेगी और प्रदीप ठाकुर का कहना था कि प्रदीप गुट को ही मान्यता मिलने जा रही है और जल्दी जेसीसी की बैठक भी होगी। मान्यता मिलने का दावा दोनों गुटों ने किया है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि जेसीसी की बैठक होगी कब, कर्मचारियों के मुद्दे कब उठाए जाएंगे, कोई तिथि इसके लिए निर्धारित हुई है या फिर नहीं हुई है। इसका कोई जवाब इनके पास नहीं था। सिर्फ मान्यता मिलने की बात ये दोनों गुट कर रहे थे और साथ ही साथ यहाँ सरकार की तारीफ भी इन्होंने की है। इनका कहना था कि मुख्यमंत्री सुखू ने जब ओपीएस बहाल कर दी तो बाकी के कर्मचारियों के मुद्दों को भी जल्दी ही यहां पर निपटाया जाएगा। हालांकि मुद्दे का समाधान करने के लिए कुछ समय मुख्यमंत्री ने मांगा है, लेकिन जल्दी ही दोनों गुटों को फिर बैठक के लिए भी बुलाया गया है। ये प्रदीप गुट को भी 1 महीने बाद फिर बैठक करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है अपने साथ और त्रिलोक चौहान के गुट को भी यही आश्वासन दिया गया है। अब यहाँ पर असमंजस की स्थिति और ज्यादा बढ़ गई है कि आखिरकार किस गुट को मान्यता दी जाएगी, कब दी जाएगी, कितना इंतजार अन्य कर्मचारियों को करना होगा। अभी तो देखिए मान्यता की लड़ाई ही यहाँ पर चल रही है। न जाने ये जेसीसी की बैठक कब हो पाएगी और कब समाधान होगा कर्मचारियों की समस्याओं का, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये समस्याएं तब से लेकर दोहराई जा रही हैं जब जयराम सरकार थी, ना तब निपटारा हुआ ना अब हुआ और अब तो फिलहाल मान्यता लेने पर ही यहां दोनों गुट अड़े हुए हैं। अब देखिए दोनों की ओर से तर्क क्या दिया गया है कर्मचारियों के मुद्दों पर, ये बताना भी जरूरी है। प्रदीप ठाकुर गुट का ये कहना था कि उन्होंने सिर्फ डीए एरियर को लेकर ही नहीं अन्य कर्मचारियों के मसलों को लेकर भी बात उठाई है। फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वाला इशू हो कि 2 बारी ही कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलराइजेशन का मौका कर्मचारियों को मिलना चाहिए। दूसरी बात पुलिस यात्रा को लेकर भी इन्होंने समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है कि जो सब्सिडाइज यात्रा का लाभ अभी मिल रहा है उसे आगे भी उसी तरह से जारी रखा जाए। तीसरी बात बिजली बोर्ड को ओपीएस बहाल कर दी जाए और चौथी सबसे बड़ी बात इन्होंने देखिए क्या कही है, वो डीए एरियर को लेकर और करोड़ों मुल्कों को लेकर और अन्य वर्गों को लेकर है जो काफी लंबे समय से ये लाभ देने की मांग सरकार से रख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो तमाम वर्गों को लेकर इन्होंने डिमांड रखी है और मुख्यमंत्री ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। ठीक 1 महीने बाद बैठक के लिए भी बुलाया है, ये प्रदीप ठाकुर गुट की ओर से कहा गया। अब त्रिलोक चौहान का देखिए क्या कहना था। हालांकि देखिए जो प्रदीप ठाकुर हैं उन्होंने सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ को ये नसीहत भी दी है कि थोड़ा सा भाषा शैली पर वो ध्यान रखे, कर्मचारियों को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। फिर त्रिलोक चौहान से जब हमने बात की तो उनका भी ये कहना था कि कर्मचारियों से जुड़े मसले आज उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखे हैं। एक तरह से ये मिनी जेसीसी की बैठक हो गई है, लेकिन मान्यता कब मिलेगी, कितना समय लग जाएगा, इस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं था। हालांकि दावा वो जरूर कर रहे थे कि जब भी जेसीसी
एआईसीसी की बैठक होगी तो उनके नेतृत्व में ही होगी। ये जब भी होगी, इन्हीं शब्दों से अब कर्मचारियों को ऐतराज हो गया है। आखिरकार इतना समय क्यों लग रहा है? एक तिथि यहां पर निर्धारित क्यों नहीं की जा रही है? एक महीना, एक समय निर्धारित क्यों नहीं हो रहा है? तकरीबन 2 साल गुजरने को आए हैं और गुटों को अभी तक मान्यता ही यहां पर नहीं मिल पाई है। डीए एरियर की मांग इन्होंने भी उठाई है और साथ ही साथ जब इनसे सवाल हुआ कि क्या सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ का ये समर्थन करते हैं त्रिलोक चौहान, तो इनका ये कहना था कि फिलहाल जो कुछ एक इश्यूज अभी चल रहे हैं, ज्यादा अवगत उसके बारे में नहीं है, लेकिन डीए और एरियर को लेकर ये भी मांग उठाने वाले हैं क्योंकि विभिन्न विभागों के कर्मचारी डिजर्व करते हैं कि उनके ये अधिकार उन्हें मिल सके। अब एट लास्ट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से आखिरकार क्या ऐलान किया गया है कर्मचारियों के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी हिमाचल प्रदेश में अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उनके परिवार के सदस्य हैं। सहानुभूतिपूर्वक विचार उनके लिए जल्द किया जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा समय वो मांगना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे 75 वर्ष से ऊपर के पेंशनर्स को एरियर का लाभ दे दिया गया है, कार्यरत कर्मचारियों को भी ये लाभ दे दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक बात देखिए इन्होंने और कही है कि 1 माह के भीतर ये हिमाचल प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों का आकलन करेंगे, उसके बाद फिर बैठक होगी। और ये जानकारी भी मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में इन्होंने प्रदीप ठाकुर गुट और त्रिलोक चौहान के गुट को फिर बैठक के लिए बुलाया है। इसमें क्या रणनीति तैयार की जा सकती है और कैसे कर्मचारियों की अदायगी जल्दी हो सकती है, इस पर चर्चा होने वाली है। उससे पहले वित्तीय परिस्थितियों को लेकर ये आकलन करने वाले हैं। और एक जानकारी बड़ी इन्होंने और दी है कि जो फायदे में बोर्ड और निगम चल रहे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कर्मचारियों के डीए और एरियर का बजट निकल सके, क्योंकि अभी लोन लिमिट इनके पास इतनी नहीं है। 6 महीने तक ये 6000 करोड़ तक की लिमिट लगाई हुई थी, जिसमें भी कुछ एक कर्जा सरकार वैसे ही ले चुकी है। तो अब बोर्ड और निगम पर यह पूरी बात रख दी गई है कि कैसे कर्मचारियों की मदद की जा सकती है, कैसे डीए और एरियर की राशि निकाली जा सकती है बोर्ड और निगम में से। और 1 महीने तक ये वित्तीय परिस्थितियों पर आकलन करने के बाद फिर कर्मचारी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। इस बीच प्रदीप ठाकुर गुट को वार्ता के लिए बुला लिया गया है। 1 महीने बाद त्रिलोक चौहान गुट को भी बुलाया गया है। और लेकिन सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ, जहां से पूरी चिंगारी छिड़ी है, फिलहाल उन्हें अभी वार्ता के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है और ये महासंघ काफी ज्यादा नाराज भी नजर आ रहा है। सचिवालय में माहौल गरमाया हुआ है, डीए और एरियर की लड़ाई बढ़ रही है। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर ये सामने आई है कि जो मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर हैं, उन्होंने अपनी सैलरी लेने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री को इन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि ये 2.5 लाख सैलरी इन्हें नहीं चाहिए, महज इन्हें 1 रुपया टोकन के हिसाब से ही इनका मानदेय दे दिया जाए। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वित्तीय परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही है। हिमाचल प्रदेश की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए ये फैसला मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल एडवाइजर की ओर से लिया गया है। गोकुल बुटेल की ओर से ये चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी गई थी और इस पर मुख्यमंत्री ने भी मंजूरी दे दी है। फिर उसके बाद ये देखिए जीएडी की ओर से ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं, जिसमें स्पष्ट हो चुका है कि 1 रुपए मानदेय ही अब यहां गोकुल बुटेल को मिलने वाला है, जो कि मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार है। तो ये चौंकाने वाली खबर है। एक और देखिए ये हलचल मची हुई है, डीए और एरियर की मांग कर्मचारियों की ओर से उठाई जा रही है। अब इनमें सब्र नहीं है, ये नहीं रुकेंगे और सामूहिक अवकाश पर जाएंगे, ये चेतावनी कर्मचारियों ने दी। दूसरी ओर यहाँ जो कि राजनीतिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं गोकुल बुटेल, इन्होंने अपनी 2.5 लाख सैलरी लेने से इनकार कर दिया और वजह ये दी है कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियां ठीक नहीं है। मायने कई तरह के निकाले जा रहे हैं अभी जीएडी की ओर से जो ये ऑर्डर जारी हुआ है इसको लेकर भी। 1500 रुपए को लेकर शर्तें बदल दी गई हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुखाश्रय योजना के तहत अब महिलाएं जब आवेदन करेंगी तो इस बात का उन्हें बहुत ध्यान रखना होगा कि देखिए पहली बात तो ये कि पहले ये जब कार्यालय में आवेदन लेने जाती थी तो आवेदन भरकर कुछ एक वहीं सबमिट करती थी और ऑनलाइन तौर पर भी आवेदन सबमिट किए जा सकते हैं। अब वेबसाइट भी इसके लिए चेक की जा सकती है ई-सोमसा की। लेकिन अब जहां पहले ये तहसील कल्याण अधिकारी के पास जाएंगी या फिर जिला तहसील कल्याण अधिकारी के पास भी जाती हैं, आवेदन मिल जाएंगे। आवेदन उसके बाद ग्राम सभाओं के पास जाएंगे। अब ये ग्राम सभाएं ही यहाँ पर तय करेंगी कि कौन सी महिला 1500 की राशि के लिए पात्र है और कौन सी महिला अपात्र है। यानी कि पहले ग्रामीण सभाओं के पास ये आवेदन नहीं जाया करते थे, लेकिन अब ये शर्तों में बदलाव किया गया है।
पात्रता के लिए और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए पात्रता शर्तों में ये बदलाव कर दिया गया है। तो ऐसे में ग्राम सभाओं पर अब ये डिपेंड करता है कि कितने आवेदन इन सभाओं की ओर से आगे भेजे जा रहे हैं। सबसे पहले तहसील कल्याण अधिकारी के पास ये आवेदन जाएंगे, फिर वहां से 15 दिन के भीतर जिला तहसील कल्याण अधिकारी के पास ये भेजे जाएंगे और फिर अगले 15 दिन में डीसी के पास मंजूरी के लिए ये आवेदन भेजे जाएंगे। तो ये बदलाव हुआ है, बदलाव एक ही है लेकिन काफी बड़ा प्रभाव इसका भी होने वाला है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक 1500 के लिए आवेदन नहीं किया था। तो सबसे पहले तो इन्हें तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाकर ये फॉर्म्स लेने होंगे, वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म्स उपलब्ध होंगे, वेबसाइट अगर ये चेक करेंगी, और उसके बाद फिर ग्राम सभाओं के पास इनके ये फॉर्म्स जाने वाले हैं। ग्राम सभा पर ये डिपेंड करता है कि कितनी महिलाओं के फॉर्म्स आगे जाएंगे और कितने के नहीं जाएंगे, क्योंकि जो ग्राम सभाएं हैं देखिए इन्हें अच्छे से जानकारी होती है कौन सी महिला 1500 के लिए पात्र होगी और कौन सी नहीं होगी। उसके बाद फिर कहीं जाकर अधिकारियों के माध्यम से ये जिला उपायुक्त के पास मंजूरी के लिए पहुंचने वाले हैं। अब कैबिनेट पर आना चाहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से अगले कल कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, ठीक 12 बजे शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बड़ा मुद्दा पुलिस यात्रा को लेकर रहने वाला है। पिछली कैबिनेट में यह अनाउंसमेंट हुई थी कि सब्सिडाइज्ड यात्रा बंद की जाएगी पुलिस कर्मियों की, जिसका काफी विरोध पुलिस कर्मियों की ओर से किया गया। अब माना यह जा रहा है कि पुनः इस फैसले पर विचार हो सकता है और हो सकता है जो मासिक वेतन से इनकी 120 रुपए कटौती हुआ करती थी, फिलहाल इस कटौती को बढ़ा दिया जाए, यानी कि मासिक वेतन से कुछ ज्यादा राशि इनकी काटी जा सकती है। कुछ ऐसा डिसीजन हो सकता है। हालांकि पुलिसकर्मी इस बात से सहमत है। इन्होंने मांग क्योंकि जब उठाई थी तो ये भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि भले ही मासिक वेतन से थोड़ी ज्यादा राशि काट ली जाए लेकिन ये सब्सिडाइज यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए। ड्यूटी के मकसद से इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा मैटर अगले कल की बैठक में रहने वाला है। कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला इससे जुड़ा हो सकता है। दूसरी बात, बिजली के बिलों को लेकर भी फैसला हो सकता है। अभी यहाँ क्योंकि इसमें भी 125 यूनिट तक अब निःशुल्क बिजली नहीं दी जाएगी, सब्सिडाइज बिजली बंद की जाएगी। ये भी फैसला कैबिनेट बैठक में ही हुआ था। अभी तक हालांकि इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। कुछ पात्र लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा, ये जानकारी सामने आई थी। तो इससे रिलेटेड भी एक बड़ा निर्णय कैबिनेट बैठक में अगले कल हो सकता है। तीसरी बात हम करेंगे डीए और एरियर को लेकर। जिस तरह की हलचल सचिवालय में मची हुई है, चर्चा बिल्कुल संभावित है लेकिन फैसले को लेकर कम ही उम्मीदें फिलहाल हमें नजर आ रही हैं। और एनटीटी भर्ती को लेकर नए सिरे से ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा गया था। अब इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया एक तरह से बदला जा रहा है। चर्चा इस पर भी संभावित है लेकिन फैसला भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ड्राफ्ट पूरी तरह से बनकर ही तैयार नहीं हो पाया है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।